BJP, Congress will win. So let's ask Mr. Arun Samant. Yes, sir. अरुण सावंत साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, शिवसेना के। अरुण सावंत साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। तो अरुण सावंत साहब, अभी आपने सुना कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि भाई बीजेपी 150 पे रुक जाएगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, 300 के ऊपर सीटें जाएंगी इंडिया अलायंस की। अंदर की क्या खबर है सर, आप बता दें, आपके पास तो रहती है खबर। सावंत साहब। बजाज जी, कोई पागल अगर आकर कुछ भी बड़बड़ कर जाए तो उसको सच्चाई नहीं मानते। कांग्रेस के पास फिलहाल पढ़ाई करने वाले अभ्यासु प्रवक्ता जिसको बोलते हैं वो रहे नहीं, सब कांग्रेस को छोड़कर भाग गए, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां उनके भी समझ में आई। तो ये जो बच्चा कोई अभी आकर यहाँ पर जो कुछ बातें कह रहा था, मैं उसको कीमत नहीं देता हूँ, लेकिन आपने जब पूछा ही है तो आपके सवाल का जवाब यही देना चाहूंगा कि जो शुरू में हमने कहा था कि एनडीए सरकार जो है, एनडीए जो है हमारी, वो पूरे भारत भर में 400 के आंकड़े को छुएगी, उस चीज को लेकर आज हम भी, मतलब हमारी बात आज भी वही हम कहेंगे कि हम आज भी 400 का ही सपना देख रहे हैं, और उसमें इधर उधर हुआ भी कुछ कारण तो 2-5 सीटें होंगी, उससे ज्यादा कम नहीं होंगी। और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, और 48 सीटें में से 48 जो ऑल ओवर महाराष्ट्र में सीट है, उसमें से हमने सपना ये रखा था कि 45 को हम क्रॉस करेंगे। उसी का भी मेरा जो आकलन है, जो पिछले कुछ दिनों में मैंने स्टडी की महाराष्ट्र में, जहां जहां तक मैं गया, तो विरोधी पार्टियां चाहे जो भी कहे, मेरा आकलन ये है, जनता का कहना ये है कि कांग्रेस जो है वो पिछड़ जाएगी और हमारी महायुति सरकार जो है वो 45 का आंकड़े के 2-4 सीट इधर उधर रहेंगी। ये जनता के मुंह से मैं सुन रहा हूं, क्योंकि जो बातें आज विरोधी पार्टियों के पास से बताई जा रही, वो सिर्फ और सिर्फ डर के कारण झूठी बातें फैलाने का और जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी जो है उनको सहानुभूति है। मैं भी इस बात को आज आपके सामने दोहरा रहा हूं कि उद्धव ठाकरे जी को 100% सहानुभूति है, लेकिन किस बात की सहानुभूति है ये भी आज मैं आपको बताऊंगा, और इस पूरे महाराष्ट्र की और देश की जनता को मैं बताना चाहूंगा कि किस बात की सहानुभूति इस महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे जी और उनकी 12 साल उबाट यूबीटी जो सेना है उसको दे रही। तो ये सहानुभूति है कि जनता अंदर से ये कह रही कि उद्धव ठाकरे जी अगर आज नरेंद्र मोदी जी के साथ होते तो आज वो भी हमारी महायुति के साथ सत्ता में होते, कुर्सी पर होते। बेचारे ने बहुत गलत निर्णय लिया। वो जो कांग्रेस के पीछे पीछे गए हैं, शरद पवार जी के पीछे गए हैं, उस बात का हमें बहुत दुख होता है। ये सहानुभूति की बात जनता कह रही, लेकिन संजय राउत कुछ उल्टा ही कहते कि जनता में सहानुभूति है, हमारे पिताजी को चुराया, हमारी सेना को चुराया, इसलिए जनता की सहानुभूति हमारे साथ रहेगी। लेकिन उल्टी सहानुभूति। सर यहाँ पे आपसे एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपके साथ, अपने एकनाथ शिंदे जी, इसके बावजूद के आचार संहिता लगी हुई है, इसके बावजूद के मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, इलेक्शन चल रही है, उन्होंने बतौर अपने जिम्मेवारी मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री की भूमिका में जरा भी कम नहीं होने दी है। हर जगह जा रहे हैं, अपने पूरा काम कर रहे हैं, पूरा फर्ज निभा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप इस पर, क्योंकि आपकी नॉलेज इसमें बहुत ज़बरदस्त है। सर अप्रैल के महीने में, अभी तो हम मई में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल, विदर्भ में और मराठवाड़ा में तकरीबन 50,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है उसमें जो स्टैंडिंग क्रॉप थी, खड़ी हुई फसल जो थी, वो ख़राब हो गई। मतलब यवतमाल में, अकोला में, अमरावती में, बुल्ढाना में, वाशिम, जालना, संभाजी नगर, बीड़, ये भी इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर ओले पड़े, बर्फ गिरी है। 4 महीने के सूखे के बाद तूफानी हवा चली है, अनसीजनल रेन हुई है, इतनी बुरी तरह बारिश हुई है,
ओले पड़े हैं तो पूरी खड़ी फसल जो है पूरी की पूरी खराब हो गई सर। अभी क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि आपने उसको डिजास्टर डिक्लेयर नहीं किया है। वो कब करेंगे सर? चुनाव तो चलते रहेंगे, चुनाव आते हैं चुनाव जाते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो बेचारा किसान है इन दो जगह का, विदर्भ का और मराठवाड़ा का, बहुत परेशान है सर। और इस बारिश की वजह से, इस बर्फबारी की वजह से और ज्यादा परेशान हो गया है। सावंत साहब बताएं प्लीज। बजाज जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं देश की पूरी जनता के सामने आपके इस चैनल के माध्यम के मार्फत आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा एंकर है किसी एक चैनल पर जो इतनी सारी घमासान लोकसभा इलेक्शन की बातें चल रही, उसके बीच में भी किसानों की बात रखने की हिम्मत करता है, ना कि सिर्फ अपने चैनल के ऊपर सिर्फ इलेक्शन की बातें चलाएगा। तो उसके लिए मैं आपको अभिनंदन देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपने गरीबों के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के ऊपर आपकी बराबर नजर है अभी भी। तो दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब ये है कि आपने ये कहा कि कई जगहों पर अचानक जो बारिश होती है वो बारिश हुई, बर्फ के गोले गिरे, कई जगहों पर पानी की कमी है। मुझे मालूम था ये सवाल आप जरूर कहेंगे, मुझे पूछेंगे, और मैं भी उसी के लिए उस तैयारी में आया हूँ। तो बजाज जी, ये जो बात अचानक बारिश, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो तकलीफ है वो पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को आज सता रही है। हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, पूरे वर्ल्ड में काम होना चाहिए। और ये जो अचानक बारिश आता है, अचानक कहीं पे बारिश नहीं गिरती। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि लातूर, महाराष्ट्र में एक लातूर करके जगह है, उस लातूर में हम लोग 2016 में, मेरे ख्याल से ईयर 2016 था वो, 2016 में बारिश बिल्कुल वहां पर नहीं होती, लोग पानी के लिए 20-20 दिन पानी नहीं आता था। उस वक्त सरकार ने पहली बार ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन वहां पर भेजी थी, उस पानी की ट्रेन भेजी थी। आपको मालूम होगा, टैंकर पूरा टैंकर वाली ट्रेन गई थी जी, भेजी थी। सरकार की, आपने जो सवाल पूछा है उसके ऊपर सरकार की कड़ी निगरानी है। सरकार जहां जहां से डिमांड हो रहा है वहां पे पानी तो भेज रहा है, लेकिन ज्यादा जहां पे बारिश गिरा है वहां पे पानी तो भेज के कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने पूछा कि वहां पर जो नुकसान हुआ है वहां पर आप टीम कब भेजेंगे, वहां की नुकसान का मुआवजा ये कब करेंगे, उसका सर्वे कब करेंगे? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं खुशी से ये बताऊं कि हमारे जो मुख्यमंत्री, वो सिर्फ कुर्सी की लालसा से कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ मुख्यमंत्री नहीं है। पूरे दिन से लेकर दिन भर से जो शुरुआत होती है उनकी, वो रात को 2-2, 3-3 बजे, वो रात को 12 बजे के बाद उनका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रहता है कि इलेक्शन के बावजूद अलग अलग महाराष्ट्र में अभी क्या क्या तकलीफें चल रही है। और उसी का एक मुद्दा ये है कि जहां पे ये अचानक बारिश गिरी वहां पे क्या किया जाए। मतलब इलेक्शन के प्रचार से समय निकाल के भी ये मुख्यमंत्री, ऐसा पहला मुख्यमंत्री मैंने देखा है। जब हम वर्षा बंगलों पर जाते हैं, बजाज जी, मैं आपको खास करके बताना चाहूंगा, वहां पर मुख्यमंत्री रात को 2-2 बजे अधिकारियों को बुलाते हैं और ये जिलाधिकारियों को बुलाते हैं और पूछते हैं इसके ऊपर प्रश्न कि इसके ऊपर क्या अमल किया जा रहा है। केंद्र सरकार का तो मुझे इस वक्त मैं बता नहीं सकता हूं कि केंद्र सरकार कब अपनी टीम भेजने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो काम कर रही है इस चीज के ऊपर भी सर, क्योंकि जानवर भी बहुत मरे वहां पे, मार्फत से करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे परभनी है वहां पे कोई 55 जानवर के करीब भी मरे वहां पे, और काफी घर जो हैं वो मतलब पूरे के पूरे नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। खैर, मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि क्योंकि एकनाथ शिंदे जी, मैं देख रहा हूं चुनाव प्रचार के बावजूद उन्होंने एक एक चीज पे नजर रखी हुई है और वो बतौर मुख्यमंत्री की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदीप जी, आपको बाला साहब ठाकरे जी का जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तारीफ किया, इसे आज भी उद्धव को कुछ हो गया तो मैं सबसे पहले व्यक्ति रहूंगा जो उनको पर्सनली मदद करूंगा। एट द सेम टाइम ही हैज कॉल्ड उद्धव सेना नकली सेना ऑल्सो। नकली सेना ये आइडियोलॉजी एकनाथ शिंदे जी लेके जा रहा है बाला साहब ठाकरे जी के विचारों का। ये कैरेट एंड स्टिक मेथड कुछ समझाएंगे आप कि कभी नकली सेना बोलते हैं, कभी उद्धव जी को बोलते हैं कि आप औरंगजेब के साथ प्रेस करने वालों के साथ खड़े हो, सावरकर के आलोचना करने वालों के साथ खड़े हो, आइडियोलॉजी आपके ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम तारीफ भी करते हैं
बोले आपको खुद मदद भी करूंगा। तो ये क्या चल रहा है? लोग थोड़ा भ्रम में पड़ गए कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं। नंबियार जी, प्रदीप जी, महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल भ्रम में नहीं है। जो बात देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो 100% सही कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जिसके साथ अभी आदरणीय उद्धव ठाकरे जी खड़े हैं वो नकली सेना है। बिल्कुल सही हो, क्योंकि आज उनकी सेना में जो बचे लोग हैं वो कौन है, किसके साथ वो घूम रहे, किसके विचारों का वो आकलन कर रहे, किसके विचारों को की उंगली पकड़कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो वो है आदरणीय शरद पवार जी, उसके बाद है राहुल गांधी जी, उसके बाद है नाना पटोले जी। कांग्रेस का साथ कभी भी स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने नहीं दिया था, क्योंकि उनको मालूम था ये जो कांग्रेस पार्टी है वो कभी भी हिंदुओं के हित में काम करने वाली पार्टी नहीं है। उनको जिस किसी के साथ जाना है वो जाने दो, लेकिन जिस दिन मेरी शिवसेना उनका दामन पकड़ेगी मैं मेरा दुकान का शटर बंद कर दूंगा। ये कई बार आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, लेकिन संजय राउत जो उद्धव ठाकरे जी के मुख्य सलाहकार है वो हमेशा शिवसेना पार्टी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो बिक चुके हैं और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन और शरद पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस का दामन थामने पर उद्धव ठाकरे जी को मजबूर किया और उद्धव ठाकरे जी को कुर्सी का लालच बताया और वो लालच में बहकर उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के दामन लेकिन किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सर पड़ गए। और इसीलिए सुनिए, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी जो बची है वो नकली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने फिर भी उन्होंने रास्ता दिखाने की कोशिश की। अभी भी अगर आपकी आंखें खुलती है तो आपके लिए हमारे द्वार खुले हैं। हम आपको चाहते हैं, आप ये गलत विचार छोड़ दो। हम जब भी आप संकट में रहेंगे आप मुझे आवाज दो, मुझे यानी नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपके संकट काल में मदद करने के लिए अभी भी तैयार हूँ। लेकिन अरुण सावंत जी, जो अभी संजय राउत जी ने अभी बोला कि जिस गांव से और जिस स्टेट से, राज्य से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, औरंगजेब की पैदाइश भी वहीं गुजरात में हुई और महाराष्ट्र ने औरंगजेब को दफना दिया, तो मोदी क्या चीज़ है? सर ये भाषा का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? ये भाषा मतलब प्रधानमंत्री जी के लिए मुझे समझ में नहीं आई सर। इस पे जरा रोशनी डाले। आपके तो पुराने साथी हैं ना सर, आपके तो संजय राउत जी, आप जानते हैं उनको अच्छी तरह। बजाज जी, पहली बात इसमें ये कहूंगा कि रास्ते पर चलते हुआ कोई जो डंकर होता है, बेवड़ा, उसकी बातों को और पागल आदमी की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आज राउत जी कह रहे हैं कि मैं उसको इस महाराष्ट्र की भूमि में दफना दूंगा, मतलब इसको प्रधानमंत्री को, तो ये एक पागल आदमी कह सकता है। देश का प्रधानमंत्री जिसको आज पूरा देश चाहता है, पूरा वर्ल्ड में उसके सामने सर झुकते बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों के, उसको आज संजय राउत जैसे एक मामूली प्रवक्ता ये बात करे, वो सिर्फ इसलिए कि मैं हमेशा कैमरा के सामने जो बोलते हैं लाइट लाइन में रहना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता जानती कि एक चूहा अगर शेर को अगर ललकारे तो गलत होता है। और यही बात मैं संजय राउत के बारे में कहूंगा। जिस दिन मैं आपको बोलता हूं इस देश का 4 जून को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आप ध्यान में रखना, यही संजय राउत आकर हाथ सर झुकाएगा और हाथ नमस्कार करके खड़ा रहेगा प्रधानमंत्री के सामने और कहेगा कि मुझे उस वक्त मैं भी बहक गया था, मुझे माफ करो आदरणीय पंतप्रधान जी, और वो भी सर झुका के मोदी जी के सामने रविंद्र वाइकर जी इन दोनों जिस प्रकार से बात करे, बोले कि मुझे एक कंपल्शन था, एक दो ऑप्शन था, या तो जेल में जाइए या एकनाथ शिंदे जी को ज्वाइन कीजिए, और मैंने एकनाथ शिंदे जी को ज्वाइन करना ठीक समझा। तो ये आगे जाके आपने उनको टिकट भी दिया। ही इज फाइटिंग अमोल कीर्तिकर। तो क्या ये सेंटिमेंटल व्यक्ति जिस प्रकार से बात कर रहा है, इज ही गोइंग टू पुट अप अ गुड फाइट? नंबर 1, बिकॉज वो ये भी बोल रहे कि ऐसे अवस्था में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं किसी के पास ऐसे ऑप्शंस नहीं आए कि उनको ऐसे चुनना पड़े। इज ही रियली गोइंग टू पुट अप अ फाइट देयर फॉर यू, फॉर एकनाथ शिंदे जी, फॉर द बीजेपी एंड द महायुति?
बिकॉज जिस प्रकार से नरम दिली से बात कर रहे हैं रविंद्र वाइकर जी, डू यू थिंक इट इज करेक्ट? बिकॉज इट्स एक जंग है, इलेक्शन इज इलेक्शन, यू हैव टू फाइट देम. हाउ डू यू सी रविंद्र वाइकर जिस प्रकार से रिएक्शन आ रहे हैं? प्रदीप जी, रविंद्र वाइकर के ऊपर हमारे पक्ष प्रमुख ने, मुख्य नेता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने विश्वास रखा है, विश्वास से उनको टिकट दिया है और उसके लिए उनको लड़ना तो पड़ेगा और वो लड़ भी रहे अच्छी तरह से. ऐसा नहीं कि वो अपना इलेक्शन का मैदान छोड़कर भाग गए, अच्छी तरह से वहां पर फाइट हो रही है. और आप पूरे विश्वास के साथ में आपको कहता हूं कि ये जो सीट है अमोल कीर्तिकर के साथ ये जो लड़ाई चल रही, वहां पर भी आप अच्छी लड़ाई और अच्छा नतीजा देखेंगे आखिर में. जिस प्रकार से वहां पर शिवसेना उनको सपोर्ट कर रही है हमारी और उनके लिए लड़ रही है, उसी प्रकार से हमारे उम्मीदवार भी अलग अलग जगहों पर जाकर जो काम हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी शिवसेना ने पिछले 2 साल में किए और देश में 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने किए, आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो है देश के सामने देखकर आप उनको मतदान करना है, क्योंकि फिर एक बार इस देश को मजबूती से हमें पूरे जगत के सामने खड़ा करना है और देश का विकास को आगे लेके जाने का है. और ये काम वाइकर जी भी बहुत जोर से करेंगे. लेकिन अरुण सावंत जी, रविंद्र वाइकर जी को ये बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई? मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मेरे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस थी, कि विकल्प मेरे पास सिर्फ एक ही था. मेरी पत्नी का जैसे ही नाम आ गया एक बिल्कुल फॉल्स केस में जहां पर मुझे फंसाया गया, तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही चॉइस थी कि इस पार्टी में चले जाओ या जेल में जाओ. तो ये बोलने की आवश्यकता क्या थी? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा, मतलब उसका असली जवाब क्या है? क्या हो रहा है वाइकर साहब को? ये बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? बताएं ना सर. बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और इसका जवाब वाइकर जी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो बात उन्होंने की है उसका असली मतलब क्या है, उसका मतलब मैं नहीं निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करें. अरुण सावंत जी, दूसरा शरद, हाउ डू यू सी शरद पवार जी का जो स्टेटमेंट है? शरद पवार जी सेड ऑल द स्मॉल पार्टीज आर गोइंग टू मर्ज विद द कांग्रेस, कांग्रेस में लीन होने वाली विलीन. तो हाउ डू यू सी? तुरंत एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि उद्धव जी तो पहले से ही कांग्रेसी है, तो उनको कुछ. तो हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग? आर द स्मॉल पार्टीज रियली गोइंग टू मर्ज इनटू द कांग्रेस? और शरद पवार जी का जो सरप्राइज करने वाले एलिमेंट है, हर चीज में वो सरप्राइज करते हैं पूरे इलेक्टोरेट को. आप इसके स्टेटमेंट को कैसे देखते पवार साहब के? तो इसका पहला मतलब मैं ऐसे निकालूंगा कि आदरणीय शरद पवार जी इस देश के एक जाने माने अनुभवी नेता है. उनके पास इतना राजनीति का इतना अनुभव है, 50 से ज्यादा साल उन्होंने राजनीति में वो इन्वॉल्व है. उनको इस बात की भनक लग गई कि फिर एक बार इस देश में पंतप्रधान तीसरी बार हैट्रिक कर रहे, वो चुनाव जीत रहे और प्रधानमंत्री बन रहे. जैसे ही उनको ये बात मालूम पड़ी, तुरंत उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को ये सलाह दी कि आप अभी तुरंत जो छोटी छोटी पार्टियां उनको अगर जिंदा रहना है तो कांग्रेस में शामिल हो जाइए. कांग्रेस एक बीजेपी के बाद की दूसरी बड़ी पार्टी है, तो जिंदा रहने के लिए अभी सबको वहां पे जाना चाहिए. शायद शरद पवार भी कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी को विलीन कर सकते हैं. दूसरी बात, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है बाकी सारी पार्टियों को शरद पवार जी कांग्रेस में भेजकर शायद इलेक्शन के बाद मोदी जी को सपोर्ट करने खुद हमारे साथ भी आकर हाथ मिला सकते हैं. लेकिन एक बात तो सच्चाई ये है कि शरद पवार जी ने ये बात पूरे देश के पार्टियों को बता दी कि हम हार रहे हैं, तो अपना अपना जहां पे भी घुसना है घुस के अपने जिंदापन, मतलब अपनी जो पार्टी उसको जिंदा रखो. तो कहने का मतलब ये हो कि जहां तक शरद पवार जी का सवाल है, वो 10 सीटों पे लड़ रहे हैं सर. अभी 10 सीटों पे शरद चंद्र पवार एनसीपी जो है वो 10 सीटों पे लड़ रही है. ये भी बात कही जा रही थी कि इनको तो 10 सीट मिल गई, अजीत दादा पवार को तो सिर्फ बीजेपी ने सिर्फ 4 सीटें दी. तो अजीत दादा पवार जी की तो बड़ी मुश्किल हो गई, वो अपने वर्कर्स के सामने क्या बात करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसा कुछ है क्या सर अरुण सावंत जी? बजाज जी देखो, एक तो पहली बात ये सोचनी चाहिए कि अजीत पवार जी अपने साथ कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, खासदार को लेके आए थे, कितने सांसदों को लेके आए थे. तो एक ही सांसद उनके साथ आया था. हमारे साथ, हमारी जो शिवसेना है उनके साथ 13 खासदार आए थे.
13 हमारे साथ आए थे। तो जो आप बलाबल देखेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो उसी के आधार पर हुआ है। तो उसमें और कुछ ज्यादा बात करने जैसी कुछ बात है ही नहीं ना। जी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक वर्कर्स का प्रश्न है, जो एनसीपी के कार्यकर्ता है, अजीत दादा पवार साहब के साथ जो आया शरद पवार जी को छोड़ करके, उनको तो बुरा लग रहा है सर। तो वो तो कह रहे हैं कि यार ये क्या है, मतलब सर 4 सीटों के लिए हमने ये सब किया, क्योंकि आगे जाकर के असेंबली में न जाने क्या होगा। और क्योंकि यहाँ पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी इतना रुबाब दिखा रही है, इतना भौकाल दिखा रही है, तो आगे जाके पता नहीं क्या करेंगे। आपको ऐसा लगता है क्या सर, अरुण सावंत जी? नहीं, देखो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज हमारी सहयोगी पार्टी है। आज हमारी भी कुछ ताकत है, अजीत पवार जी की भी कुछ ताकत है जी। और भारतीय जनता पार्टी की भी ताकत है। आज अगर आप महाराष्ट्र के कोने कोने में घूमेंगे प्रदीप जी और बजाज जी, तो लोगों के मुंह से एक बात हमेशा ये सुनने में आ रही कि जिस प्रकार का काम इस राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जगह जगह पर घूमकर, गांव गांव में घूमकर गरीबों के हित के लिए जो काम करना वो चाह रहे और जो काम उन्होंने करके दिखाया है, जो मेहनत वो कर रहे हैं। कुर्सी के ऊपर तो एज ए मुख्यमंत्री वो बैठे हैं, लेकिन वो कुर्सी बेचारे की खाली रहती है। प्रदीप जी, नाम बजाज जी, वो अपनी कुर्सी के ऊपर अगर 12 घंटा देखा जाए तो वो 1 घंटा भी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठते हैं। वो 11 घंटे पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में घूमते रहते। और इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे वो अपने घर में बैठ के बस रात चलाते थे। तो कितना बड़ा फर्क है, देखो आप। जनता उनके काम को सराह रही है। आज जनता जो वोटिंग होने वाली ना प्रदीप जी और बजाज जी, वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का काम देखकर होने वाली, देखो आप। और इसी की वजह से ये जो 40 का जादुई आंकड़ा है महाराष्ट्र में, उसको हम छू कर दिखाएंगे। विजय विदेटीवार, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस, जिस प्रकार से स्टेटमेंट किया कि जो गोली चलिए पुलिस ऑफिसर के बंदूक से चला था, was very close to RSS ideology and RSS विचारों के हैं, and that killed करकरे। Now ये इस प्रकार से कहना, because राष्ट्र सुरक्षा का इशू था। you're talking about 2611, you're talking about response to 2611, you're talking about national security। क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल लीडर का इस तरह का उच्चारण करना वो ठीक लगा? हाउ डू यू सी दैट, यू ऑन द गवर्नेंस इन महाराष्ट्र? सावंत साहब। प्रदीप जी, इस बात का निषेध मैंने अलग अलग चैनलों के ऊपर पिछले कुछ दिनों में किया है। मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि इस महाराष्ट्र के इतिहास में जितने भी विरोधी पक्ष नेता हुए, उस सभी नेताओं में, सभी विरोधी पक्ष नेताओं में विजय वडेट्टीवार एक ऐसा नेता है जिसको कोई भी कीमत नहीं, कोई भी अकल नाम की चीज है, कहां पे क्या बात करना चाहिए वो उन्हें आज भी समझ में नहीं आ रहा है। वो महाराष्ट्र के उनकी पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी के अगेंस्ट हमेशा गलत बातें करते रहते हैं। मुंबई की अध्यक्षा इनकी जो है वर्षा गायकवाड़, उनके अगेंस्ट में बात करते रहते। उन्होंने ये जो बात की है कि करकरे जी को पुलिस नहीं मारा, कसाब ने या कसाब के साथ जो भी थे उन्होंने नहीं मारा। इस बात का मुंबई की जनता और इस महाराष्ट्र की जनता इस वोटिंग में उनको दिखा देंगे। कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही कि वडेट्टीवार के मत से हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे तुम्हारे पार्टी को विरोधी पक्ष नेता है वो, और आप कहते कि हमसे कुछ लेना देना नहीं। इस मुंबई में जितने भी शहीद हुए इस बॉम्ब ब्लास्ट में, उन सभी का इन्होंने जो ये किया, अपमान किया हुआ है। और उनके घर वाले, इस मुंबई की जनता इस बात को भूलेंगी नहीं। इस विजय वडेट्टीवार और उसकी पार्टी को बता देंगे मुंबई की जनता की ऐसी बयानबाजी करने वालों का हाल क्या होता है। जनता वोटिंग के राइट से ये बात आपको और पूरे महाराष्ट्र को दिखा देगी। another thing that नाना पाटोले जी का स्टेटमेंट, नाना पाटोले जी ने कहा कि राम मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण किस लिए? जब बीजेपी लास्ट आउट बोले कि जब द्रौपदी मुर्मू गए उसके बाद तुरंत बाद नाना पटोले का जिस प्रकार से रिस्पॉन्स आ गया शुद्धिकरण का। नाउ व्हाई दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, शुद्धिकरण ऑफ राम टेम्पल? एक अलग सैम पिट्रोडा से लेके मणिशंकर अय्यर से लेके विजय विदेटीवार से लेके छन्नी, हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज क्या इलेक्शन के वक्त इस प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सेंटिमेंट, इसको हर्ट करने वाली बातें जो हो रहा है, इज इट गुड फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र?
प्रदीप जी, डेमोक्रेसी के लिए ऐसी बातें बिल्कुल सही नहीं है। मैं फिर एक बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता कटिया गए हैं। कहां पर क्या बात करना चाहिए किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से अभी आपने कहा सैम पित्रोदा ने कुछ दिन पहले जो बात की थी कि जैसे यूएस में ये लगाया है, अगर किसी की मृत्यु होती है और उसकी संपत्ति है तो उस संपत्ति का 55 हिस्सा सरकार ने लेना चाहिए। फिर उसके बाद तुरंत उन्होंने वो पीछे लिया, उनके नेता तुरंत ये कहने लगे कि सैम पित्रोदा का हमारा कोई लेना देना नहीं। अभी इसके पहले आपके चैनल के ऊपर जो प्रवक्ता कोई बच्चा आया था, वो बच्चा भी यही बात कह रहा था कि वही विजय वडेट्टीवार का हमारा कोई लेना देना नहीं। नाना पटोले ने अभी बात जो कही है, राम मंदिर का हम लोग शुद्धिकरण करेंगे, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का अभी शुद्धिकरण होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसके अच्छे आचार विचार थे, लेकिन आज के इस वक्त पर कांग्रेस के पास कोई भी आचार विचार बचे नहीं। सिर्फ और सिर्फ झूठी बातों को लेकर वो पूरे देश में और महाराष्ट्र में प्रचार करना चाह रहे हैं। आज उनके पास क्या है प्रचार के मूल मुद्दे? तो उनके पास मूल मुद्दे हैं कि आरक्षण को हम छीन लेंगे। उनके पास मुद्दा है कि राम मंदिर को लाने से क्या हुआ। उनके पास मुद्दा है कि ये जो घटना है उस घटना को हम लोग बदल देंगे, फेंक देंगे। अरे तुम्हारा राहुल गांधी भरी सभा में खुद की पार्टी की घटना को फाड़ के फेंकता है और चैनलों के ऊपर ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जी घटना को फाड़ देंगे। कितना झूठ आप बोलेंगे? एक देश का पंतप्रधान पद का आप उम्मीदवार हैं, आप रेस में पंतप्रधान पद के, और बोलते हो कि हम घटना को फाड़ेंगे। पूरे देश ने देखा है कि आपने आपके पार्टी की घटना को, आपका जो ये था क्या बोलते हो पत्र कौन सा, उसको फाड़ा था और ऐसा हवा में फेंका था। और आज हम पर आप आरोप करते हो। देश की जनता देख रही कि कितनी झूठ कांग्रेस पार्टी बोल रही, कितना झूठ आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत बोल रहे हैं। लेकिन झूठ से काम नहीं होने वाला है, उसके लिए विकास होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जिस सर यहाँ पर आपने एक बात कही, नरेंद्र मोदी जी मेहनत करे, जिस प्रकार से इस महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी मेहनत करे, उस मेहनत के नतीजे से वोट मांगना चाहिए। अरुण सावंत जी, अभी अभी आपने बात कही कि कांग्रेस के पास प्रचार के लिए है क्या? आज नंदुरबार में प्रियंका गांधी जी थी सर, लेकिन वहां भीड़ तो बहुत आ रही है, मानना पड़ेगा। जबरदस्त भीड़ देखी हमने, लाखों लोग थे, पता नहीं कितने लोग थे मुझे मालूम नहीं। कांग्रेस बोलती है 5.5 लाख लोग थे, 5.5 लाख तो नहीं थे, लेकिन लोग थे। तो ये भीड़ क्यों उमड़ के आ रही है, वो काहे के लिए आ रही है, ये बताएं अरुण सावंत जी। बजाज जी, भीड़ में से हाथ दिखाने वाला हर आदमी अपना दोस्त नहीं होता। उसी प्रकार से जी दुरुस्त बात, जो भीड़ जमा इकट्ठा होती है ना, भीड़, वो कभी कभी क्या होता है, या तो बेचारे गरीब लोगों को कुछ पैसे देके बैठा कर लाया जाता है, कुछ झूठे वादे किए जाते हैं, हम आपको हर एक को हम लोग लाख रुपया हर महीने देंगे, हर एक के पास हम लोग मोटरसाइकिल भेजेंगे, हर एक के घर पे हम लोग पूरे साल भर का राशन पानी भर देंगे, हर एक को हर आदमी को हम लोग गवर्नमेंट में नौकरियां देंगे। वो देखिए सर, वो फुटेज चल रही है आपके सामने सर, आपके सामने फुटेज, ये नंदुरबार है सर, अभी आज सुबह की। होने दो ना। Look at that. देखिए Oh पूरे God, look at that crowd. पूरे महाराष्ट्र से, बजाज जी, पूरे महाराष्ट्र से गाड़ियां भर के जो आपके पास 2 नंबर के इतने साल कमाए हुआ धन छुपा के रखा है, उससे आप अगर जल्दी जमा करते रहेंगे तो क्या आप क्या वो अडानी अंबानी का टेम्पो तो नहीं है जो गया उधर प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं? वो तो अभी आप सभी लोग बताएंगे ये क्या है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि गर्दी इकट्ठा हो गई, मतलब आपको वोटिंग ज्यादा मिलेगा ऐसा कोई नहीं। आप गरीबों का कितना कल्याण करते हो, गरीबों का पेट कौन भर रहा है? आज 80 करोड़ लोगों गरीबों को आज अनाज खाने को मिल रहा है। बजाज जी, ये बहुत बड़ी बात है, पुण्य का काम है। उसके ऊपर भी आप बोलते हो कि रेवड़ी बांट रहे करके, शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस वालों को ऐसा कहते हुए। तो सर 400 पार, इस बार 400 पार सर। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि 400 पार का आंकड़ा हमने शुरू से कहा है। अगर कुछ गड़बड़ थोड़ी सी हुई, क्योंकि झूठी बातें इतनी फैलाई जा रही, डर इतना पैदा किया जा रहा है जनता में
कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन देश की और महाराष्ट्र की जनता को मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप पिछला रिकॉर्ड देखो, 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया और 10 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया है। आज विकास दिखने में आ रहा है। आज देखो ना, आप पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में देखो, देश भर में देखो। अगर आप मुझे कुछ 1 मिनट देते हो बजाज जी, जी बोलिए तो बोलिए कहने सर, जैसा प्लीज प्लीज गो अहेड। बहुत कुछ है। मैं कुछ बातें अभी बोल के नहीं, कुछ पढ़ के दिखाऊंगा आपको। 500 साल से चला हुआ राम मंदिर बनाया गया, ये कर नहीं सके। कश्मीर में 370 हटा गया और ये कर नहीं सके। सर्जिकल स्ट्राइक करवा कर हमने पाकिस्तान को उनकी जगह दिखाई दी हमने। दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई। मेड इन इंडिया हथियार आज हम निर्यात कर रहे। इससे पहले कभी हुए थे हथियार निर्यात इस भारत से? आपको बताऊंगा मैं, देश का सबसे बड़ा जो एमटीएचएल पुल है वो यहाँ पे महाराष्ट्र में बना। हमारा जो कोस्टल रोड है वो मुंबई में बना। आप कई बड़े बड़े जो नदियों के ऊपर से रेल के पुल बने वो पूरे देश में बन गए। कितनी बातें कह सकते हैं हम कि सर सबसे ऊंचा पुल, जो है, एक चीज आप भूल गए, रेलवे का दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चनाब नदी के ऊपर कश्मीर में वो बन गया है सर। यस यस यस, मंगलयान 370 हमने 370 एक ही साथ में हमने यान छोड़े जी। 50 करोड़ लोगों को हमने सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया। क्या क्या कह सकते हैं, मतलब दिमाग में बातें रहती नहीं। इतनी बातें अगर नरेंद्र मोदी जी ने की है और इस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है, बस उसी को देख के महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता वोटिंग Wonderful, करेगी। sir, और ये जो wonderful. जादुई आंकड़ा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 400 पार का, वो सच्चाई में उतरा हुआ। अच्छा, और एक बात मैं आपको कहूंगा बजाज जी, जिस दिन ये 400 के आंकड़े को हम छुएंगे, उस दिन से ये जो कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के जो संजय राउत है, इमीडिएट बोलना शुरू करेंगे कि मैनेज कर दिया इन्होंने, ईवीएम को मैनेज किया इन्होंने, झूठा मतदान किया इन्होंने, पैसे बांटे इन्होंने, ये किया इन्होंने, ये सब बातें शुरू हो जाएगी। अरुण सावंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो असल में मेरा दिल जहां पे धड़कता है, अब वो विदर्भ के किसान और मराठवाड़ा के जो किसान हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके लिए ये सरकार कुछ करेगी। चुनाव तो आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, अकेला किसान रहता है सर। महाभारत के ज़माने से आज तक अगर कोई इस देश को खिला रहा है तो वो हमारा किसान है, तो उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। आप कुछ बोलने वाले थे जी, बोलिए प्लीज। आपने उंगली उठाई, बोलिए। बजाज जी, हम खुद एक किसान है, हम खुद एक मराठा है जी। मुझे हमेशा, मैं अगर सबसे पहले रोज मैं पढ़ाई करता हूँ, रोज मैं अलग अलग चैनल देखता हूँ, वर्तमान पत्र पढ़ता हूँ, जिस कहाँ पे भी मुझे किसानों के बारे में बात मिलती पढ़ने को, मैं उसका तात्पर्य हमेशा मुख्यमंत्री को भेजता हूँ। क्यों कि एक प्रवक्ता मैं हूँ। जिस प्रकार से आप मेरे सारे डिबेट देखते हो, उसी प्रकार से आप किसानों के ऊपर ये जो अत्याचार हो रहे या जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही या अवर्षण हो रहे, वहां पे आपको ध्यान देना चाहिए और वहां के किसानों को उचित जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। ये बात मैं हमेशा मुख्यमंत्री जी को भेजने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, रियली एंड ट्रूली प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, वंदे मातरम। मिस्टर अरुण सावंत, टोटली डिवोटेड सर एकनाथ शिंदे जी के प्रति। yes, but as far as Mr. Uddhav Thackeray is concerned, really truly speaking, at that time, if you remember when he was the chief minister, there was a coterie of 4 or 5 people who just around him, and it's only now that he's actually started to meet people. In fact, if he had started to meet people in the way he's meeting them now, perhaps he would have still been chief minister. But then that's a separate issue, and I don't think we have